वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर क्यों रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स अपना आईपीओ नहीं लेकर के आ रहा है, और हम बात करेंगे ट्रंप के द्वारा लगाए गए 200% टैरिफ की फार्मास्यूटिकल्स पे। फिर हम बात करेंगे इलॉन मस्क के स्टारलिंक की, साथ ही साथ हम बात करेंगे जेप्टो की, फिर बात करेंगे पीयूष गोयल की, एशियन पेंट्स की और टाटा टेक्नोलॉजीज की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है जेप्टो की। जेप्टो $450 मिलियन से ज्यादा फंड रेज करने वाला है, जिससे उसका वैल्यूएशन $7 बिलियन हो जाएगा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 40% ज्यादा है। कंपनी ने अपना बेस सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट भी कर लिया है और अब वो आईपीओ की तैयारी कर रही है। जेप्टो का कंपटीशन स्विगी और जोमेटो से है, तो फंडिंग तो ज्यादा लगेगी ही लगेगी। हालांकि ये जो फंडिंग है वो अपने फाइनल स्टेज में है और बहुत ही जल्द ये जो फंडिंग राउंड है वो क्लोज हो सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है स्टारलिंक की। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अब इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च करने के लिए फाइनल अप्रूवल भी मिल गया है। पहले ही टेलीकॉम लाइसेंस मिल चुका था और अब स्पेस रेगुलेटर से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है स्टारलिंक को। तो अब स्टारलिंक वनवेब और रिलायंस जियो के साथ इंडिया में सर्विस देने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। तो अब स्टारलिंक को सिर्फ स्पेक्ट्रम लेना होगा, ग्राउंड सेटअप करना होगा और सिक्योरिटी ट्रायल्स कंप्लीट करने होंगे। और ये जो स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट है उस पर मस्क और जियो के बीच काफी ज्यादा क्लैश हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क को पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया था। और अब इसी के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है टेलीकॉम सेक्टर में। तो अगर आप रिलायंस जियो में इन्वेस्टेड हो या फिर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड हो, तो आपको रिलायंस के फ्रॉड की जो न्यूज है वो जरूर देखनी चाहिए। उसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक वक्त की इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसने लोन फ्रॉड किया। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना। अगली बिजनेस न्यूज है फार्मा सेक्टर से। डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसका ग्लोबल मार्केट पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हुआ है। लेकिन इंडिया के फार्मा स्टॉक्स ने इस न्यूज के बाद पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका दिमाग आप समझने की कोशिश करो सिर्फ, क्योंकि ये जो उन्होंने टैरिफ प्रपोज किया है इसको लागू होने में ही अभी 1 से 1.5 साल का टाइम लग सकता है। और इस बीच इंडियन फार्मा स्टॉक्स जैसे ल्यूपिन, सिप्ला, साइजिन, वेनस रेमेडीज और डॉक्टर लाल पाथ लैब्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई। अब आप खुद सोचो, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है दिमाग में उसके चल क्या रहा है। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि असली सवाल तो ये है कि क्या ये जो 200% का टैरिफ लगाया गया है ये नुकसान यूएस के जो लोग हैं उनके ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि दवाइयों के दाम बढ़ेंगे तो पे तो करना है यूएस के लोगों को ही। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्या 1 से 1.5 साल के अंदर यूएस इतनी जल्दी अपनी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डेवलप कर पाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो फार्मा सेक्टर होता है ना, उसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, क्योंकि वो किसी के जिंदगी का सवाल है। वहां पे जो भी मेडिसिन बनती हैं उसके लिए बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, उनको बनाने का जो तरीका होता है, फॉर्मुलेशन होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल होता है और क्वालिटी भी आपको मेंटेन करना होता है। और अगर आप यूएस के लेबरर्स से काम करवाओगे तो वो मेडिसिन ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की, और इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपना आईपीओ प्लान 2025 के लिए डिले कर दिया है, क्योंकि जो जियो की वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि रेवेन्यू और सब्सक्राइबर बेस और ज्यादा बढ़े ताकि आईपीओ से उनको और अच्छी वैल्यूएशन मिले। फिलहाल किसी भी बैंकर को आईपीओ के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है। और अगर हम कंडीशन की बात करें इस वक्त, तो जियो का टेलीकॉम बिजनेस 488 मिलियन यूजर्स के साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी रिलायंस जियो को ये काफी नहीं लगता है। तो अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि इनका बिजनेस और ज्यादा मैच्योर हो जाए। हालांकि कई ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो इस डिले से बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं, उन्हें फ्यूचर रिटर्न्स पे काफी भरोसा है। अगली बिजनेस न्यूज है लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल 200 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आईपीओ से पहले वो अपनी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा सकें। यानी कि पीयूष बंसल जो उनके पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पैसे दे करके उनसे शेयर्स खरीदेंगे, और कितने वैल्यूएशन पे वो शेयर कर देंगे वो
वो $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे शेयर खरीदना चाहते हैं, जो कि आईपीओ के टारगेट वैल्यूएशन से काफी ज्यादा कम है। यानी कि जो लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला है वो $10 बिलियन के आसपास आने वाला है, और जो शेयर्स पीयूष गोयल खरीद रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग या फिर पुराने इन्वेस्टर्स से, वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं। आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं आपको उन सभी चीजों का आंसर जरूर दूंगा। और इस वक्त अगर मैं बताऊं आपको कि पीयूष गोयल के पास कितना स्टेक है, तो वो सिर्फ 4% का ही स्टेक है। और जब ये डील हो जाएगा तो फिर पीयूष बंसल के पास लेंसकार्ट का 6% स्टेक होगा। और ये जो मूव है वो आईपीओ से पहले कंपनी पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, और आईपीओ के लिए डीआरएचपी बहुत ही जल्द फाइल हो जाएगी, और कंपनी इस आईपीओ से $1 बिलियन फंड रेज करने की प्लानिंग कर रही है। अगली बिजनेस न्यूज है एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स ने अपना पूरा का पूरा स्टेक एक्जो नोबेल इंडिया में बेच दिया है। यानी कि जो उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे, जो कि 20.1 लाख शेयर्स थे, अगर परसेंटेज में बात करें तो 4.42% स्टेक एशियन पेंट्स होल्ड करता था एक्जो नोबेल इंडिया में। लेकिन अब उन्होंने पूरे के पूरे जो स्टेक हैं उसको 734 करोड़ रुपीस में बेच दिया है, और एवरेज प्राइस थी पर शेयर की 3,651 रुपीज। और इस डील के बाद एशियन पेंट्स ने एक्जो नोबेल से कंप्लीट एग्जिट कर लिया है। और ये जो एशियन पेंट ने अपने शेयर्स सेल किए हैं वो पेंट सेक्टर में बढ़ती एक्टिविटी के बीच हुआ है, जहां पे जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने डुलेक्स मेकर को 8,986 करोड़ रुपीस में अक्वायर किया है। वहीं पे अगर हम पेंट मार्केट की तरफ नजर डालें तो इस वक्त पेंट मार्केट में एशियन पेंट्स, बर्जर, बिरला ओपस और एक्जो नोबेल जैसे मेजर प्लेयर्स एक्टिव हैं। और अगर आप एशियन पेंट के काले कारनामे के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना। उससे आपको पता चलेगा कि आखिर एशियन पेंट्स अपनी मोनोपोली बचाने के लिए कैसे लोगों को डरा और धमका रहा है, और उसके ऊपर अब तो कोर्ट केस भी चल रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा टेक्नोलॉजीज की। लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है ईवी पावर ट्रेन टेस्ट रिग का। ये एक मशीन सेटअप होता है जिसमें ईवी का इंजन टाइप सिस्टम जैसे मोटर, बैटरी, ड्राइव ट्रेन, ये सब अलग से लगा करके उनका परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, इफिशियंसी और सेफ्टी का टेस्ट किया जाता है। और इसमें क्या क्या चीजें टेस्ट होती हैं, जैसे मोटर की पावर और स्पीड, बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो बिहेवियर है, गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स, टेम्परेचर और वाइब्रेशन किस तरीके से हो रहा है अंडर स्ट्रेस, तो ये सारी चीजें होती हैं। और इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है, साथ ही साथ फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी और सेफली लॉन्च किया जा सकता है। और अब हम चलते हैं अपने बिजनेस न्यूज के तरफ। देखिए, इमर्सन और टाटा टेक्नोलॉजीज ने पार्टनरशिप की है ताकि ईवीज, ऑटोनोमस और कनेक्टेड व्हीकल्स के लिए एडवांस्ड टेस्टिंग सॉल्यूशन बनाए जा सके। और एक पायलट प्रोजेक्ट में तो यूरोपियन लग्जरी कार ब्रांड के लिए ईवी पावर ट्रेन टेस्ट रिग्स सिर्फ 5 महीने में ही बनाया गया, जो कि नॉर्मली 15 महीने का टाइम लगता है उसमें। तो अगर इस कंपैरिजन से आप देखो तो 15 महीने की चीज को सिर्फ 5 महीने में कर दिखाया है इन दोनों कंपनीज ने, यानी कि ये 67% फास्टर है। और इन दोनों कंपनीज के कोलैबोरेशन की वजह से सॉफ्टवेयर डिफाइंड और कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी सॉल्यूशन को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, जो पायलट टेस्ट चल रहे हैं वो इंडिया में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है और नॉर्थ अमेरिका में भी पायलट्स चल रहे हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि पायलट्स चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग फेज या फिर आप ये समझ लो कि ट्रायल जो है वो प्रोजेक्ट्स का अभी भी चल रहा है। यानी कि इमर्सन और टाटा टेक्नोलॉजीज अपने नए टेस्टिंग सॉल्यूशंस को रियल क्लाइंट्स के साथ लिमिटेड स्केल पे यूज करके उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और अब इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।